नमस्कार। आज भारत की जनगणना देखेंगे। भारत की जनगणना एक ऐसा विषय है जो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। कोई भी एग्जाम हो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। सेंसस से क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा प्रयास होगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर कराऊं। और यूपी का क्योंकि एग्जाम 24 सितंबर को, तो यूपी से संबंधित सेंसस का एक वीडियो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस पर आप देख लीजिएगा। और यूपी के सारी जनगणना वहां पे मैंने कवर करवा दी थी, यहाँ पर भी एक बार मेंशन करवा दूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत की 15वीं जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना हुई वो उसके जो अंतिम आंकड़े हैं, सारे अद्यतन आंकड़े यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो 15वीं जनगणना, इसका जो थीम था, जनगणना का थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। जनगणना का थीम क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। देखिए जो जनगणना है ये सेंसस प्राचीन काल से होती चली आ रही है। यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो जो रोमन साम्राज्य है, ठीक है, रोमन साम्राज्य 300 एडी की बात है। यूरोप में जो रोमन साम्राज्य था वहां पे कैथेड्रल सर्वे हुआ करता था, ठीक है। और ये कैथेड्रल सर्वे ही एक तरीके से जनगणना के रूप में माना जा सकता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम जनगणना का जो वैश्विक रूप में देखें तो रोमन का कैथेड्रल सर्वे था। इसके बाद 1500 बीसी के टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 बीसी में इजराइल में जो मूसा थे उनके द्वारा जनगणना करवाई गई, ठीक है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। भारत की बात करें तो भारत में अर्थशास्त्र काफी महत्वपूर्ण बुक है, पॉलिटिकल साइंस की बुक है, राइटर है कौटिल्य। तो कौटिल्य द्वारा लिखी गई जो अर्थशास्त्र है उसमें राज्य की आर्थिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए, आर्थिक क्रियाकलापों का पता लगाने के लिए जनगणना के साक्ष्य, कुछ ऐसे प्रमाण उस बुक में मिलते हैं। इसके अलावा एक बुक है अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, आईने अकबरी। अकबर के नवरत्नों में से एक था अबुल फजल। तो उस बुक में भी जनगणना के कुछ साक्ष्य मिले हैं। लेकिन आधुनिक रूप से देखा जाए तो, आधुनिक रूप से यदि वैश्विक परिदृश्य में देखें तो आधुनिक रूप से व्यवस्थित ढंग से जो जनसंख्या प्रारंभ हुई है वो 1749 में प्रारंभ हुई स्वीडन में। स्वीडन में कब प्रारंभ हुई? 1749 में स्वीडन। और यदि दशकीय जनसंख्या की बात किया जाए कि दशकीय ढंग से जो है जनगणना जो प्रारंभ हुई वो हुई अमेरिका में। 1890 में अमेरिका में दशकीय जनगणना प्रारंभ हो गई व्यवस्थित रूप से, यूएसए। अमेरिका आजाद हो चुका था। 1776 में भारत अमेरिकी क्रांति में अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। उसके 100 साल से ज्यादा समयावधि के बाद ये प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जनगणना 1801 में प्रारंभ होती है, ठीक है। इंग्लैंड में 1801 में जनगणना प्रारंभ होती है। तो इस तरीके से वैश्विक रूप से जनगणना की बात थी। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में यदि सर्वप्रथम जनगणना प्रारंभ हुई तो 1872 में हुई है, लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे। लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे 1872 मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। मेयो के बारे में आप जानते होंगे। मेयो जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दौरा करने गए तो वहां पर एक अपराधी द्वारा इनको मार दिया गया, ठीक है। तो ये एकमात्र वायसराय हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड पे चालू हुई थी जनगणना। इसके बाद 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना प्रारंभ हुई 1881 में। किसके टाइम पीरियड पे? इस समय लॉर्ड रिपेन था। लॉर्ड रिपेन, काफी उदारवादी वायसराय कहा जाता है लॉर्ड रिपेन को, ठीक है। इसके बाद निरंतर जनसंख्या हर 10 साल में होती रही। यदि हम 1947 की बात करें, ठीक है, ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में हुई। 1951 में भारत आजाद हुआ 47 में। इसके बाद जो अभी की 2011 की जनगणना थी, 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना। यहां से यदि आप जोड़ें 1872 की जनगणना से जोड़ें तो 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। लेकिन स्वतंत्र भारत की जनगणना के रूप में देखा जाए तो 2011 की जनगणना 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। ये थोड़ा फैक्ट है, इनको थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक। इस अवधि में यहां पर 1911 से लेकर के 1921 की बात करते हैं, ठीक है। 1921 से 1911 की अवधि में देश में बहुत बड़े अकाल आए, फेमाइन आए, ठीक है, सूखा पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि भी यही है, 1914 से लेकर 1918। बहुत सारे भारतीय यहाँ से गए युद्ध के लिए।
तो ओवरऑल ये अवधि में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि थी नकारात्मक हो गई। कितनी नकारात्मक हो गई? 0.31%। ठीक है, ये माइनस में चली गई हमारी जनसंख्या वृद्धि, जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि होती है। इसके बाद 1921 के बाद जनसंख्या निरंतर गति से बढ़ी। 1921 के बाद भारत की जनसंख्या निरंतर गति से बढ़ी। तो 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है। महान विभाजक, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। ठीक है, 1921 ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ओवरऑल ये एक छोटा सा संक्षिप्त विवेचन था जनगणना का, जो कि महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए अब प्रारंभ करते हैं। देखिए, यदि भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल 2.4। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पे आता है। पहले नंबर पे रसिया, रसिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद यूएसए, यूएसए के बाद ब्राजील, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भारत का वैश्विक योगदान 17.5% है। 17.5% भारत का कंट्रीब्यूशन है, जो हमारी पॉपुलेशन और जो एरिया वाइज भारत का काफी कम एरिया है, यानी भारत के ऊपर काफी दबाव है। यूएसए की बात करें तो महज वहां पे जनसंख्या लगभग 31 करोड़ के आसपास है, 31 से 35 करोड़ का दायरा है। लेकिन विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है यूएसए, क्षेत्रफल के आधार पे। तो ओवरऑल भारत में काफी दबाव है। जनगणना के आधार पे दूसरा स्थान है, पहले नंबर पे आपका चाइना है, फिर भारत, भारत के बाद यूएसए आता है। ठीक है, यूएसए के बाद आपका नेक्स्ट इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। इस तरीके से क्रम है। चलिए प्रारंभ करते हैं। 15वीं जनगणना 2011, उसके अद्यतन आंकड़े, हमारी जनगणना, हमारा भविष्य, इसका थीम था। टोटल जनगणना की टोटल व्यक्ति कितने थे? 1,21,8,54,977। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। 1,21 करोड़ की जनसंख्या 2011 की जनगणना में मिली। ठीक है, भारत का जनगणना के अनुसार दूसरा स्थान है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ग्रामीण जनसंख्या। ये परसेंटेज इसका याद रखिए, ग्रामीण जनसंख्या का या शहरी जनसंख्या का परसेंटेज आता है। तो ग्रामीण जनसंख्या की परसेंटेज की बात करें तो 68.9% आबादी भारत की गांवों में निवास करती है। ठीक है, और शहरी जनगणना की बात करें तो 31.1% जनगणना हमारी शहरों में निवास करती है। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर की बात करें, यानी 2001 से लेकर 2011 के मध्य जो हमारी दशकीय वृद्धि दर रही भारत की, कितनी थी? 17.7%। 17.7% दशकीय वृद्धि दर रही। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें, भारतीय जनगणना की लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात का मतलब है 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो लिंगानुपात हमारे नकारात्मक है अभी। ठीक है, कितना है? 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। ठीक है, 943 लिंगानुपात है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद शिशु लिंगानुपात की बात करें, शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को ही जोड़ा जाता है। तो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की इनका लिंगानुपात है 919। ठीक है, साक्षरता दर की बात करें, टोटल हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, ठीक है, ये है 73%, 73%, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 80.9%। ठीक है, महिला साक्षरता काफी कम है, 64.6%। ठीक है, एससी की टोटल जो आबादी है, टोटल आबादी में एससी की कितनी जनसंख्या है? कितने परसेंट एससी है भारत में? अनुसूचित जाति की जनसंख्या, तो 16.6% एससी आबादी निवास करती है भारत में, अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करें तो एसटी कितनी है? 8.6%। एसटी कितनी है? 8.6। ये याद रखिएगा, एससी 16.6%, एसटी 8.6%, लगभग डायरेक्ट आधा हाफ है इसका। जनघनत्व की बात करें, ठीक है, भारत का जनघनत्व, तो जनघनत्व का मतलब कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग निवास करते हैं, औसतन, ये औसत जनघनत्व है। तो 382 लोग औसतन 1 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं भारत में। ठीक, यहाँ पे कुछ राज्यों का भी क्रम पूछता है, इसको भी जान लेते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य, ठीक है, सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या किसमें बढ़ी है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है और सबसे कम कहाँ हुई है, दोनों जानना है। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश और यदि राज्य दोनों को देखा जाए
ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं, राज्य 29 हैं, दोनों को जोड़ दें 36 जो है। सभी के आंकड़े देखें तो दादरा नगर हवेली सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी, लेकिन दादरा नगर हवेली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर 55.9% दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है। सबसे कम कहां हुई, नागालैंड में। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नागालैंड कितनी कम, सबसे कम मतलब माइनस में चली गई जनसंख्या वृद्धि दर। 2001 की जनगणना जब हुई थी तब नागालैंड सर्वाधिक था, लेकिन इस पे पूरी तरीके से फोकस्ड किया गया और यहाँ पर इस बार माइनस में चली गई। 2011 की जनगणना कितना है, -0.6%, -0.6%। राज्यों की बात करें, दादरा नगर हवेली तो फर्स्ट है ही, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों की बात करें तो मेघालय नंबर 1 है, ठीक है। राज्यों में मेघालय है 27.9%, 27.9% राज्यों में मेघालय, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है 20.2%, 14वीं रैंक है 10 की वृद्धि में, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पे सबको जानता है, राजस्थान पहले नंबर पे है, गोवा सबसे क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जनसंख्या की बात करें, हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, 19, लगभग 20 करोड़ से थोड़ा सा कम है, 19.98 करोड़, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, ये पूरे भारत की टोटल जनगणना का, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की टोटल जनसंख्या का 16.51% जो है प्रतिनिधित्व करती है, 16.51। लिंगानुपात में केरल नंबर 1 है। कितना लिंगानुपात है, 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में, ठीक है, सकारात्मक है लिंगानुपात। हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार से 839, ठीक है। मोदी जी ने वहां से प्रारंभ किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, इसी चीज को देखते हुए, ठीक है। जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व में बिहार का जनघनत्व सर्वाधिक है राज्यों में, 1106 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में औसतन रहते हैं, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में। यानी अरुणाचल प्रदेश आप घूमने जाएंगे तो वहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी, ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे आपको। इसके बाद साक्षरता दर, ठीक है। साक्षरता दर में सर्वाधिक साक्षर देश राज्य है आपका केरल, ठीक है। कितना है, 94.06, और सबसे कम साक्षर कौन सा है, बिहार 61.8%, ठीक है। जनघनत्व में सबसे ज्यादा जनघनत्व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का है, ठीक है। 11,000 से ज्यादा लोग दिल्ली में, आप जाएं मेट्रो वगैरह में आप देखें कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में 11,000 से ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे, ठीक है। आप दिल्ली में कहीं खड़े हो जाएं, मेरा मुखर्जी नगर का अनुभव है, मुखर्जी नगर में यदि आप खड़े हो तो पता चला कि दिन में आपको 4-5 बार कोई टक्कर मार के चला जाएगा। हर एक वहां पे इतनी भीड़ है कि कुछ कहने को नहीं। ऐसे दिल्ली में हर जगह भीड़ है, मेट्रो से लेकर के हर जगह वहां बहुत भीड़ है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का मानव विकास रिपोर्ट 2013, ठीक है। ये भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा हर 10 वर्ष में मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। जैसे एसडीआई होता है ना, यूएनडीपी निकालता है उसे। इस बार एसडीआई में भारत की रैंकिंग कितनी है, 131। उसी प्रकार से भारत सरकार द्वारा हर 10 सालों में, 2011 में निकाली गई, अब नेक्स्ट निकाली जाएगी 2021 में, पहले निकाली गई 2001 में। तो इसमें केरल सबसे अव्वल रहा, ठीक है, और छत्तीसगढ़ सबसे लीस्ट रहा, सबसे कमजोर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल जनसंख्या मैंने बताई उत्तर प्रदेश की कितनी है, 20 करोड़ से थोड़ा सा कम, 19.98 करोड़, ठीक है। योगदान कितना है, 16.51% योगदान है पूरे भारत की जनगणना में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो 10 की वृद्धि थी, 10 की वृद्धि कितनी थी उत्तर प्रदेश की, 10 की वृद्धि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कितनी थी उत्तर प्रदेश की, 20.2% 10 की वृद्धि थी। लिंगानुपात की बात करें तो 912 लिंगानुपात था उत्तर प्रदेश का, और जनघनत्व की बात करें तो 829 जनघनत्व था। तो ओवरऑल ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके अलावा कुछ चीजें और जान लेते हैं, जैसे कि जिलों की संख्या, टोटल कितने जिले पूछ लेता है, 640 जिले हैं अभी वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार। और भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर, ठीक है, 10 की वृद्धि दर, भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर किस ईयर ज्यादा पता चली, मतलब सर्वाधिक वृद्धि दर कब हुई, किस 10 की वृद्धि में सर्वाधिक वृद्धि हुई, किस दशक में, तो 1961 से लेकर 1971 की जो जनगणना का टाइम पीरियड था, इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर हुई 24.41%, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल पूरा जितना जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े थे मैंने आप तक पहुंचाए, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते रहें।
अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और अपने आप को अब ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखने की कोशिश कीजिए। मन को भागने से, इधर उधर से कंसंट्रेट कीजिए और रिवीजन जितने मैंने 4-5 कैप्सूल वीडियो दिए हैं आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स का भी पहुंच गया है, सेंसस भी कवर हो जाएगी और भी मैं देख लूँगा जो यूपी स्पेशल के वीडियो मैंने पहुंचा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अपने स्तर पे सारी चीज़ें पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो बस जितना हो गया हो उसी को रिवाइज कीजिए, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। घबराहट सबको होती है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। मैं आपकी कंडीशनिंग समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी और आप में मुझमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।